चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। डिक्टेशन गति 80 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट। प्रवासी भारतीयों के बारे में जानने के लिए यह जानना जरूरी है कि प्रवास क्या है, भारत से प्रवास की परंपरा कब प्रारंभ हुई इत्यादि। जो लोग अपने जन्म स्थान को छोड़कर अन्यत्र बस जाते हैं उन्हें प्रवासी कहते हैं। प्रवास अनेक कारणों से होता है, लेकिन सबसे मुख्य कारण आजीविका के बेहतर अवसरों की तलाश है। प्रवासी भारतीयों से आशय उन लोगों से है जो मूल रूप से भारतीय हैं, परंतु विभिन्न कारणों से विश्व के दूसरे देशों में जाकर बस गए हैं। विज्ञान ने मानव के जीवन में अनेक परिवर्तन किए हैं, लेकिन सभी परिवर्तन अच्छे ही होते हों यह बात नहीं है। सभी से प्रेरित भी नहीं होती। यह ठीक है कि विज्ञान मानव के लिए एक बहुत बड़ा वरदान है, लेकिन अभिशाप भी है। प्रगति के चरण चिन्हों के साथ साथ विनाश के तत्व भी उसमें निहित हैं। अपनी नरसंहार की शक्ति से वह ईश्वर की इस सुंदर और दिव्य रचना को रक्त से लाल कर सकता है। उसे यदि इस विकराल नियति से बचाना है तो विज्ञान को किसी ऐसी शक्ति से नियंत्रित करना होगा जो मनुष्य के भीतर बसने वाले देवता को, मानव की महानता को बनाए रखे और दोनों शक्तियों के समन्वय पर आधारित एक नए समाज और एक नए मानव की सृष्टि कर सके, जहां शोषण ना हो, संघर्ष ना हो, विफलता ना हो, अशांति ना हो और मनुष्य अपने आप को खोया हुआ ना पाता हो। इस शक्ति को आप चाहे मानवता की शक्ति कहें या अध्यात्म की शक्ति कहें, लेकिन उसका नियंत्रण आवश्यक है, क्योंकि विज्ञान का अपना कोई विवेक नहीं होता, अपनी कोई दृष्टि नहीं होती। यह स्वयं चलाने वाली शक्ति नहीं है। यह तो समय ही बोल रहा है कि पुराने मूल्यों और विचारों के दिन अब लद गए हैं। लेकिन इस संबंध में सरकार की एक बड़ी भारी कठिनाई है, और वह यह है कि हमारे देश में बहुत से विदेशियों ने ढेर सारा रुपया लगाया हुआ है। आजकल विज्ञान की इतनी उन्नति हो रही है, विशेषकर चिकित्सा शास्त्र की, उसमें बहुत से रोगों की परीक्षा करनी पड़ती है। रोगों का ठीक निदान डॉक्टर भी तभी कर सकते हैं, परंतु इसमें एक दोष है। वह यह है कि इस प्रकार की जांच में व्यय बहुत पड़ जाता है। यह जांच एक तो गरीब व्यक्ति की सामर्थ्य के बाहर है, और दूसरे औषधियाँ जो विदेश से आती हैं वे बहुत महंगी पड़ती हैं। इसलिए ध्यान इस ओर देना है कि इन जांचों को किसी प्रकार कम व्यय से सब लोगों के लिए सुलभ बनाया जाए। इस देश में या सभी देशों में शिक्षा के 3 भाग होते हैं। एक तो वह जिसमें छोटे छोटे बच्चों को शिक्षा दी जाती है, दूसरा वह जिसमें युवावस्था के पहले बड़े होने तक, और तीसरा वह जिसमें युवावस्था के विद्यार्थियों को शिक्षा दी जाती है। इन 3 भागों की शिक्षा पद्धतियां अलग अलग हैं, परंतु
वे एक दूसरे से मिलती जुलती होती हैं और एक से दूसरे में जाने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। इसलिए यदि हम अपने देश की शिक्षा में सुधार चाहते हैं तो सबसे अधिक आवश्यक यह है कि सर्वप्रथम प्राथमिक शिक्षा में सुधार किया जाए। उसके बाद माध्यमिक शिक्षा और विश्वविद्यालय के स्तर की शिक्षा में सुधार किया जाना चाहिए। मैं किसी को दोष नहीं देता, परंतु जब से हम स्वतंत्र हुए हमने पहले विश्वविद्यालय शिक्षा में सुधार करने का निश्चय किया और विश्वविद्यालय आयोग नियुक्त किया। उसके बाद माध्यमिक शिक्षा आयोग नियुक्त हुआ और प्राथमिक शिक्षा पर अब विचार किया जा रहा है। इसका अर्थ यह नहीं कि जो लोग शिक्षा के काम में लगे हुए हैं उन्होंने प्राथमिक शिक्षा को बिल्कुल भुला रखा है, परंतु यदि हम प्राथमिक शिक्षा से आरंभ करके ही माध्यमिक और विश्वविद्यालय शिक्षा को हाथ में लेते तो हमें जो आज देखने को मिल रहा है वह देखने को न मिलता। पहले तो विश्वविद्यालयों में स्थान प्राप्त करने में कठिनाई होती है और यदि स्थान मिल भी गया तथा किसी प्रकार से विश्वविद्यालय की उपाधि ले भी ली जाए तो उसके बाद तो वे अपने गांव में लौटकर काम करने योग्य नहीं रहते हैं। चिकित्सा शास्त्र की उसमें बहुत से रोगों की परीक्षा करनी पड़ती है। रोगों का ठीक निदान डॉक्टर भी तभी कर सकते हैं, परंतु इसमें एक दोष है। मैं स्वयं एक रोगी हूं और जब कभी मुझे मेडिकल कॉलेज या इस प्रकार की किसी अन्य संस्था में बुलाया जाता है तो मैं समझता हूं कि मेरा इतना अधिकार है कि मैं आपसे कुछ कहूं। देसी चिकित्सा पद्धतियों में जांच की आवश्यकता नहीं होती, उसमें नाड़ी देखकर ही सब रोगों के बारे में निदान कर लिया जाता है। हो सकता है आज का निदान उससे कहीं अधिक अच्छा, सुंदर और सही होता हो, परंतु यह अच्छे से अच्छा निदान 100 में एक आदमी को मिलता है और उस पर भी दावे के साथ यह कोई नहीं कह सकता है कि उस आधार पर जो दवा होगी उससे रोगी अच्छा ही हो जाएगा। जब 100 में से 99 रोगी इस निदान से लाभ नहीं उठाते तो इससे देश का अधिक लाभ नहीं हो सकता। इससे देश को तभी लाभ होगा जब कम से कम 50% रोगी बिना व्यय के निदान पा सकें। विराम। कोई भी व्यक्ति हमको ये सजेशन देने की कोशिश ना किया करे कि स्पीड ज़्यादा है। मुझे अच्छी तरीके से पता है कि मैं कितनी स्पीड में डिक्टेशन दी है। मैं उतनी स्पीड में डिक्टेशन देता हूँ जितनी स्पीड में आपकी डिक्टेशन असली एग्ज़ाम में होगी। तो ज़्यादा ज्ञानी और गुरु बनने की ज़रूरत नहीं है। लिखना है तो लिखो, नहीं तो 50-60 की लिखो जाके आराम से, ठीक है।